चलिए, तो हमारा यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला के ऊपर। हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला कंप्लीट कर लिया था। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें लिखना शुरू करें। इसमें थ्योरी लिख लें। देखें, पाइला एम्फीबियंस या एम्फीबियस नेचर का एनिमल होता है। पाइला एम्फीबियस नेचर का एनिमल होता है। हम ये क्या, अच्छा, एम्फीबियस नेचर कहने का अर्थ क्या होता है? ऐसे एनिमल जो वाटर में भी रह लें और भूमि पर भी रह लें। तो पाइला जो है वो एम्फीबियस नेचर का ही एनिमल है। ये आपको सॉइल पर भी, मतलब जहां पर नम भूमि होगी, नम सॉइल होगी, वहां पर भी आपको मिलेगा, और वाटर में तो ये रहता ही रहता है, फ्रेश वाटर में, राइट। तो क्या लिखा? पाइला एम्फीबियस नेचर का एनिमल होता है, अतः यह एक्वाटिक अतः यह एक्वाटिक व टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक व टेरेस्ट्रियल बोथ कंडीशन में, दोनों कंडीशंस में, बोथ कंडीशन में पाया जाता है या रह सकता है, रह सकता है या पाया जाता है, राइट। पहले से लिखे। इसके साथ साथ इसके साथ साथ यह दोनों नेचर, बोथ नेचर, यानी कि जब ये जल में होगा तब ये रेस्पिरेशन अलग तरीके से शो करेगा, और जब ये सॉइल पर होगा तब ये रेस्पिरेशन अलग तरीके से शो करेगा। तो वही लिखा है, इसके साथ साथ या दोनों नेचर में, दोनों नेचर में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड द्वारा, अलग अलग मेथड द्वारा रेस्पिरेशन करता है, अलग अलग मेथड द्वारा रेस्पिरेशन करता है। ध्यान से लिखें। वाटर में पाए जाने पर यह, वाटर में पाए जाने पर यह एक्वाटिक रेस्पिरेशन, वाटर में पाए जाने पर यह एक्वाटिक रेस्पिरेशन करता है, तथा टेरेस्ट्रियल रीजन में पाए जाने पर यह, टेरेस्ट्रियल रीजन में पाए जाने पर यह एरियल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करता है, एरियल रेस्पिरेशन करता है, राइट। अब बात यहां पर यह आती है कि जो पाइला रेस्पिरेशन शो कर रहा है, ये रेस्पिरेशन कराने के लिए इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता होगा। तो यहां पर जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला। तो पाइला में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं या किस तरीके के होते हैं उसके बारे में समझना है। तो हेडिंग डाल दो, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला। तो पाइला में या घोंघा में या कि अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरीके का पाया जा रहा है उसके विषय में समझना है। तो इसके अंतर्गत लिखना प्रारंभ करें। पाइला एम्फीबियस नेचर का होने के कारण, पाइला एम्फीबियस नेचर का होने के कारण यह एक्वाटिक व टेरेस्ट्रियल, यह एक्वाटिक, इस पे शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, यह एक्वाटिक व टेरेस्ट्रियल दोनों प्रकार से या बोथ कंडीशन में, बोथ कंडीशन में रेस्पिरेशन कर सकता है, बोथ कंडीशन में रेस्पिरेशन कर सकता है, तथा दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन के लिए, तथा दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन के लिए इसमें एक निश्चित ऑर्गन, एक डेफिनेट ऑर्गन पाया जाता है, एक निश्चित ऑर्गन पाया जाता है।
तो यहां पर अगर ये जब एक्वाटिक कंडीशन में रेस्पिरेशन करेगा तो एक्वाटिक कंडीशन में रेस्पिरेशन करने के लिए इसमें गिल्स की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें गिल्स होने की चाहिए, ठीक है। तो गिल्स ऑफ पाइला या टिनिडियम जो होता है वो एक्वाटिक रेस्पिरेशन में सहायता करता है, राइट। और उसके बाद में अगर हम लोग पल्मोनरी शैक की बात करें तो पल्मोनरी शैक जो है वो इसमें एरियल रेस्पिरेशन करने में क्या कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है। तो हमारी जो यहाँ पर एक हेडिंग पड़ेगी, ए हेडिंग करके डाल दीजिएगा, जिसका नाम है गिल्स ऑफ पाइला, या इसी को हम लोग टिनिडियम के नाम से भी जानते हैं। तो हेडिंग हमारी क्या पड़ जाएगी, गिल्स ऑफ पाइला, इसी को हम लोग टिनिडियम कहते हैं। और या ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये एक्वाटिक रेस्पिरेशन में क्या करता है बेटा, सहायता करता है। अब एक खास बात ये आती है कि ये जो गिल्स ऑफ पाइला या टिनिडियम है, राइट, ये क्या करेगा, ये पाइला के अंदर एक्वाटिक रेस्पिरेशन को शो करेगा। दूसरी बात, इसके ऊपर आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछा जाता है, अलग से एक शॉर्ट नोट लिख करके आता है गिल्स ऑफ पाइला या टेनिडियम के ऊपर, राइट। तो इसमें लिखना शुरू करें, पाइला में, पाइला में एक्वाटिक रेस्पिरेशन के लिए, पाइला में एक्वाटिक रेस्पिरेशन के लिए मेन ऑर्गन यानी मुख्य अंग टिनिडियम के रूप में या टेनिडियम के रूप में, फॉर्म में पाया जाता है, टेनिडियम के रूप में पाया जाता है, जो जो ब्रांकियल चैम्बर, जो ब्रांकियल चैम्बर में राइट साइड, जो ब्रांकियल चैम्बर में राइट साइड हैंगिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में, राइट साइड हैंगिंग स्ट्रक्चर यानी कि लटकी हुई संरचना के रूप में, हैंगिंग स्ट्रक्चर के रूप में या फॉर्म में पाया जाता है, हैंगिंग स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। यह स्ट्रक्चर, यह स्ट्रक्चर कॉम्ब लाइक, कॉम्ब मतलब कंघा, कंघे नुमा, यह स्ट्रक्चर कॉम्ब लाइक होती है, कॉम्ब लाइक होती है, जो मेंटल वॉल के साथ, जो मेंटल वॉल के साथ अटैच रहती है, जो मेंटल वॉल के साथ अटैच रहती है। लाइन से लिखें, प्रत्येक टिनिडियम में, प्रत्येक टेनिडियम में एक लॉन्ग एक्सिस पर, ये इंपॉर्टेंट है, एक लॉन्ग एक्सिस पर बहुत सारे चपटी नुमा संरचनाएं या मेनी फ्लैटेड ट्राइंगुलर एक्सटर्नल ग्रोथ, मेनी फ्लैटेड ट्राइंगुलर एक्सटर्नल ग्रोथ, बहुत सारी चपटी हुई ट्राइंगुलर बाह्य संरचनाएं या बाह्य वृद्धि, बहुत सारी चपटी ट्राइंगुलर बाह्य वृद्धियां या मेनी फ्लैटेड ट्राइंगुलर एक्सटर्नल ग्रोथ पाई जाती हैं, प्रेजेंट होते हैं। यानी कि यहां पर जो एक टेरिडियम होगा, इसका अगर आप एक लॉन्ग एक्सिस देखेंगे तो इसके ऊपर बहुत सारा इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो संरचनाएं यहां पर पाई जा रही है, ये जो संरचनाएं ये आउट ग्रोथ है और ये फ्लैटेड फॉर्म में पाई जा रही है, जो कि एक लॉन्ग एक्सिस पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। और यही एकदम कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को शो करती हैं। ठीक है, लिखा, ट्राइंगुलर एक्सटर्नल ग्रोथ प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें लैमली, जिन्हें लैमली कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स जितनी भी प्रेजेंट हैं ये क्या कहलाती हैं, लैमली कहलाती हैं, ठीक है, जिन्हें लैमली कहते हैं। यह संरचना, यह संरचना एक चैन के फॉर्म में, यह संरचना एक चैन के रूप में, एक चैन के फॉर्म में
अरेंज रहती हैं, अरेंज्ड रहती हैं। इसी कारण पाइला का टिनिडियम, इसी कारण पाइला का टेनिडियम, पाइला का टेनिडियम मोनोपैक्टिनेट होता है। इसी कारण पाइला का टेनिडियम मोनोपैक्टिनेट होता है। तो जो लैमली होती हैं, ये संरचनाएं जो होती है चैन के रूप में पाई जाती हैं और एक तरफ पाई जाती हैं, इस कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोपैक्टिनेट कहते हैं। ठीक है, आगे लिख लें, टिनिडियम के एक्सिस से अटैच्ड, से लिखिएगा, टिनिडियम के एक्सिस से अटैच्ड लैमली अनइक्वल साइज, अनइक्वल साइज में अरेंज होती है। यानी कि यहां पर जो आप लैमली देखोगे, ये इक्वली नहीं होती है बल्कि अनइक्वल फॉर्म में होती है। बोथ साइड छोटी छोटी, बीच में ये लॉन्ग हो जाएंगी और बीच में लॉन्ग हो जाएंगी, किनारे किनारे पे छोटी रहेंगी। ठीक है, तो अनइक्वल फॉर्म में क्या होती है बेटा, ये अरेंज होती है लैमली। ठीक है, सामान्यतः, आगे लिखिए, सामान्यतः टेनिडियम के मिडिल लैमली, सामान्यतः टेनिडियम के मिडिल लैमली, मिडिल लैमली लार्ज साइज, यानी बड़े आकार के, लार्ज साइज के होते हैं तथा कॉर्नर के लैमली स्मॉल साइज के होते हैं। तो मैंने बताया मिडिल में कैसे होते हैं, ये लार्ज होते हैं, और अगर आप इसके कॉर्नर की तरफ देखें तो कॉर्नर में ये लैमली कैसे हैं, छोटे हैं। ठीक है, नलन से लिखे हैं, प्रत्येक लैमली के साथ, प्रत्येक लैमली के साथ अफ्रंट व इफ्रंट, अफ्रंट व इफ्रंट ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स अरेंज रहती हैं। अफ्रंट इफ्रंट, अफ्रंट कहने का मतलब होता है कि जहां से ब्लड आ रहा है, तो ब्लड आ रहा है कहां, लैमली में, और लैमली से होकर के ब्लड निकल रहा है, दैट मीन से ब्लड जा रहा है, तो इफ्रंट ब्लड वेसल से क्या होता है, ब्लड जाता है, और अफ्रंट ब्लड वेसल से क्या होगा, ब्लड लैमली तक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, तो डेफिनेटली यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। समझ रहे हैं, यहां पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो क्या लिखा, प्रत्येक लैमली के साथ अफ्रंट व इफ्रंट ब्लड वेसल्स अरेंज रहती हैं। आगे लिखे, टिनिडियम की लैमली, टेनिडियम की लैमली वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को, वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्ब करके इसमें, एब्जॉर्ब करके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। तो जो टिनिडियम में लैमली पाए जा रहे हैं, इस लैमली में जो वाटर है, इस वाटर में जो, मतलब ये जो लैमली क्या करेंगे, वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देंगे, लैमली की सहायता से वाटर में रिलीज कर देंगे। ठीक है, जिससे वाटर जो होगा बॉडी के बाहर चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी इस वाटर के साथ निकल जाएगा। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होगा वो इसके बॉडी में पहुंच जाएगा। तो क्या लिखा, रिलीज कर देता है। अतः
अतः लैमली रेस्पिरेशन के समय, अतः लैमली रेस्पिरेशन के समय गैसियस एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज में सहायता करता है, गैसियस एक्सचेंज में सहायता करता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, लैमली की। अब हम इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसका क्या कहला रहा है, लैमली कहला रहा है, राइट। और इसके पड़ोस वाला जो स्ट्रक्चर यहां पर बने हुए हैं ये पाइला के अदर ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, तब इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तो हमको सिर्फ इसको समझना है, टेरिडियम को, ठीक है। तो टेरिडियम में यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा टेरिडियम कहला रहा है। और ये जो टेरिडियम है ये इसका मेन एक्सिस कहलाता है, मुख्य एक्सिस है, ये मेन भाग है, ठीक है। और जो मेन एक्सिस है जिसको हम लोग गिल्स एक्सिस भी कहते हैं, गिल्स एक्सिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये गिल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, राइट। ये गिल्स में क्या रहता है, अटैच रहता है, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारा आप देख रहे हैं अनइक्वल लैमली प्रेजेंट रहता है। कैसा प्रेजेंट रहता है, अनइक्वली लैमली क्या होते हैं, बहुत सारे यहां पर पाए जाते हैं, जो कॉर्नर की तरफ छोटे होते हैं और मिडिल में आप देख रहे हैं यहां पर बड़े हो गए, और ये फिर कॉर्नर की तरफ छोटा हो गया। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से मिडिल में बड़े हैं और कॉर्नर पे ये छोटे हैं, कॉर्नर पे छोटे हैं। और ये आपको एकदम कंघे की तरह दिख रहा है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, कॉम्ब की तरीके से दिखाई दे रहा है। तो बीच में अगर आप देखें तो ये क्या है, लार्जर या लार्ज लैमली, ठीक है। और अगर आप बोथ साइड देखें तो ये कैसा है, स्मॉल लैमली, ठीक। तो ये तो बात हो गई हमारे किसकी, टेरिडियम की। अब बात यहां पर ये आती है कि सर ये जब वाटर में होता है तो ये कैसा रेस्पिरेशन करा रहा है, एक्वाटिक रेस्पिरेशन करा रहा है। अब जब ये वाटर के बाहर सॉइल पर होगा तो कैसा रेस्पिरेशन कराएगा, तो ये पल्मोनरी शैक फॉर्म में रेस्पिरेशन कराएगा, है ना। तो अब ये पल्मोनरी शैक के रूप में कैसे रेस्पिरेशन कराएगा, इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। तो फटाफट हेडिंग डाल दीजिए, पल्मोनरी शैक, बी हेडिंग पड़ेगी हमारी, ठीक है। तो यहां पर हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी ये पड़ेगी पल्मोनरी शैक। और आपको पता है पल्मोनरी जो शैक है ये एरियल रेस्पिरेशन को क्या करता है, शो करता है। तो इसके अंतर्गत लिखना शुरू करें, पाइला में, पाइला में एरियल रेस्पिरेशन, पाइला में एरियल रेस्पिरेशन की सहायता के लिए, एरियल रेस्पिरेशन की सहायता के लिए पल्मोनरी शैक के रूप में, पल्मोनरी शैक या चैम्बर के रूप में एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। यह रेस्पिरेटरी ऑर्गन, या ऐसे लिख लें पाया जाता है, जो कि, ऐसे लिख लो, जो कि मेंटल वॉल के द्वारा, जो कि मेंटल वॉल के द्वारा या मेंटल वॉल से प्रोड्यूस्ड होता है, जो कि मेंटल वॉल के द्वारा निर्मित होता है, या मेंटल वॉल से प्रोड्यूस होता है। आगे लिखें, पल्मोनरी शैक एक बैग लाइक, पल्मोनरी शैक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी संरचना होती है या होता है, जो जो पल्मोनरी चैम्बर में, जो पल्मोनरी चैम्बर में हैंग रहती है, मतलब लटकी रहती है, तथा माइन्यूट पोर के द्वारा,
तथा माइन्यूट पोर के द्वारा, मतलब छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा ओपन होती है, खुलती है, जो माइन्यूट पोर के द्वारा ओपन होती है, जिन्हें पल्मोनरी एपरेटर कहते हैं, जिन्हें पल्मोनरी एपरेटर कहते हैं। लाइन से लिखे, पल्मोनरी शैक की वॉल यानी भित्ति, पल्मोनरी शैक की वॉल यानी भित्ति अत्यधिक थिक, बोले तो कठोर, अत्यधिक थिक व मस्कुलर, अत्यधिक थिक व मस्कुलर मांसल युक्त होती है, अत्यधिक थिक व मस्कुलर दैट मीन्स मांसल युक्त होती है, जिनके साथ बहुत सारी मेनी ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स अटैच्ड रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी पल्मोनरी शैक की। देन इसके बाद में एक और ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करता है, सहायता करता है, यानी पाइला के अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या करता है बेटा, सहायता करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नूचल लोब। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो यहां पर पड़ेगी वो पड़ेगी, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, नूचल लोब। ये जो नूचल लोब है ये एक्चुअल में क्या है, ये रेस्पिरेशन में सहायता करता है, यानी कि जो पाइला के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है उस रेस्पिरेशन में ये नूचल लोब क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। या तो चाहे तो एक्वाटिक रेस्पिरेशन हो चाहे एरियल रेस्पिरेशन हो, दोनों में नूचल लोब सहायता क्या करता है, प्रदान करता है। तो लिख लीजिए इसमें, पाइला के रेस्पिरेशन में, पाइला के रेस्पिरेशन में नूचल लोब, पाइला के रेस्पिरेशन में नूचल लोब हेल्पर ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। तो यहां पर जो नूचल लोब है ये एक्चुअल में क्या है, ये रेस्पिरेशन में हेल्पर ऑर्गन के रूप में काम कर रहा है, चाहे वो एक्वाटिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एरियल रेस्पिरेशन हो, दोनों में ये सहायता करता है। राइट, चलो आगे लिखो लाइन से, यह मेंटल वॉल के द्वारा प्रोड्यूस्ड यानी निर्मित, यह मेंटल वॉल के द्वारा निर्मित अत्यधिक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर होता है, अत्यधिक मोर कॉन्ट्रैक्टाइल संरचना यानी स्ट्रक्चर होता है या होती है, जो हेड के बोथ साइड या जो हेड के दोनों ओर, हेड के बोथ साइड यानी जो इसका हेड है उसके दोनों ओर स्थित रहती है या अरेंज्ड होती है, स्थित होती है। यह संरचना, जो नूचल और लोब है ये क्या कर रहा है, यह संरचना वाटर के मेंटल कैविटी में, वाटर के मेंटल कैविटी में प्रवेश करने तथा यह संरचना वाटर के मेंटल कैविटी में इंटर करने तथा इसके बाहर निकलने, इंटर करने तथा इसके बाहर निकलने में सहायता करती है। तो एक्चुअल में जो नूचल लोब है ये क्या कर रहा है, ये नूचल लोब जो है ये पाइला के बॉडी के अंदर वाटर को इंटर कराने में और वाटर को बॉडी के बाहर निकालने में कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोल करता है वाटर के एंट्री को और वाटर के एग्जिट को, ठीक है, जिससे क्या हो पाता है, रेस्पिरेशन हो पाता है पाइला के अंदर। चलिए
इसके बाद में बेटा यहां पर हम लोग का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जो अलग से क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है शॉर्ट नोट के रूप में, कि पाइला में रेस्पिरेशन के लिए क्या मैकेनिज्म है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ पाइला, इसके ऊपर आप एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो यहां पर पड़ेगी वो पड़ेगी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन पाइला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये क्वेश्चन आ सकता है अलग से आपके एग्जाम में। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पाइला में रेस्पिरेशन की क्रियाविधि को समझाइए, श्वसन की क्रियाविधि को समझाना पड़ेगा आपको। तो कैसे समझाएंगे उसके लिए लिख लीजिए। देखिए पाइला एक एम्फीबियस नेचर का एनिमल होता है जो एक्वाटिक व टेरेस्ट्रियल बोथ कंडीशन में, ये तो आपको बात याद हो ही गई होगी, इतनी बार लिख चुके हैं, बोथ कंडीशन में रेस्पिरेशन करता है या रेस्पिरेशन कर सकता है। अतः पाइला में रेस्पिरेशन की टू डिफरेंट मैकेनिज्म, दो भिन्न क्रियाविधि होती हैं, टू डिफरेंट मैकेनिज्म होती है। तो यहां पर जो दो अलग प्रकार की आपको मैकेनिज्म देखने को मिल रही है वो कहां कहां देखने को मिल रही है, तो एक तो आपको देखने को मिल रही है एक्वाटिक कंडीशन में, और दूसरी कहां देखने को मिल रही है एरियल कंडीशन में। एक्वाटिक जब ये पानी के अंदर होता है तो रेस्पिरेशन शो करता है, और जब ये टेरेस्ट्रियल रीजन पर होता है तब ये क्या करता है, रेस्पिरेशन शो करता है। तो एक्वाटिक रीजन में जो एक्वाटिक रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है उसको समझना है। तो यहां पर हेडिंग डाल दीजिए मैकेनिज्म ऑफ एक्वाटिक रेस्पिरेशन इन पाइला। हेडिंग क्या पड़ जाएगी, मैकेनिज्म ऑफ aquatic respiration in पाइला। तो पाइला में जो एक्वाटिक रेस्पिरेशन हो रहा है उसका क्या मैकेनिज्म है, उसकी क्या क्रियाविधि है, उसके विषय में हमको समझना है। तो इसके विषय में लिखे हैं, पाइला पूरी तरह से जल के अंदर पाए जाने पर, यानी कि कंप्लीटली जब ये पानी के अंदर होगा, ठीक है, पाइला पूरी तरह से जल के अंदर पाए जाने पर एक्वाटिक रेस्पिरेशन को शो करता है, या एक्वाटिक रेस्पिरेशन करता है, जो भी आप लिखना चाहें, एक्वाटिक रेस्पिरेशन करता है। इस प्रकार के रेस्पिरेशन में टेनिडियम, जिसको हम लोग गिल्स भी कह सकते हैं, गिल्स ऑफ पाइला, किस रूप में पाया जा रहा है, टेनिडियम के रूप में पाया जा रहा है। एक्वाटिक रेस्पिरेशन में टेनिडियम सहायता करता है, टेनिडियम ऑर्गन सहायता करता है। नए लाइन से लिखें, जल के अंदर पाए जाने पर, वाटर में पाए जाने पर पाइला के दोनों नूचल लोब, पाइला के बोथ नूचल लोब फोल्ड होकर, दोनों नूचल लोब, जो कि आपको पता है ये जो नूचल लोब हैं ये हेड के बोथ साइड पाए जा रहे हैं ना। तो पाइला के जब ये वाटर में पाया जाता है तब क्या होता है, दोनों नूचल लोब फोल्ड होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं, ट्यूब लाइक संरचना को निर्मित करते हैं, जिन्हें साइफॉन, या जिसे साइफॉन कहते हैं,
या साइफॉन्स कहते हैं। तो साइफॉन क्या है? साइफॉन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नूचल लोब के फोल्ड होने के द्वारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइफॉन कहते हैं। अब जब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बन जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि इसमें ट्यूब की सहायता से क्या होगा, पानी अंदर जाएगा और इसी साइफॉन से पानी बाहर भी निकल जाएगा। लेकिन इस साइफॉन में ही कहीं ना कहीं पर, जहां पर इफरेंट रीजन होता है, जहां पर इफरेंट वेसल्स अटैच रहती हैं, उस साइड में टेनेडियम भी क्या होता है, स्थित रहता है, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा? साइफॉन कहते हैं। आगे लिखे, साइफॉन के द्वारा वाटर, साइफॉन के द्वारा वाटर पाइला की बॉडी में, पाइला की बॉडी में इंटर करता है, पाइला की बॉडी में इंटर करता है, तथा ऑस्फ्रेडियम, आपको पता है इसमें ऑस्फ्रेडियम भी पाया जाता है। जो ऑस्फ्रेडियम होता है ये एक सेंस ऑर्गन होता है, तथा ऑस्फ्रेडियम दैट मीन्स सेंस ऑर्गन से होकर, ऑस्फ्रेडियम से होकर पल्मोनरी चैम्बर, ऑस्फ्रेडियम से होकर पल्मोनरी चैम्बर में पहुंचता है या में इंटर करता है, में पहुंचता है या इंटर करता है। इसके बाद, इसके बाद यह वाटर ब्रांकियल चैम्बर, इसके बाद यह वाटर ब्रांकियल चैम्बर में इंटर करता है, ब्रांकियल चैम्बर में इंटर करता है, तथा इसका, किसका? वाटर का, तथा इसका टिनेडियम से कांटेक्ट होता है, तथा इसका टिनेडियम से कांटेक्ट होता है। नए लाइन से लिखें, टेनेडियम की लैमली, टेनेडियम की लैमली तथा वाटर के बीच, जो वाटर यहां पर कांटेक्ट हुआ है टेनेडियम के साथ में, ठीक है, टेनेडियम की लैमली तथा वाटर के बीच गैसियस एक्सचेंज होता है, वाटर के बीच गैसियस एक्सचेंज होता है, अर्थात, अर्थात वाटर से ऑक्सीजन, अर्थात वाटर से ऑक्सीजन लैमली के द्वारा, लैमली के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर दी जाती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को, तथा बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, नए लाइन से लिख लीजिए, वाटर व टेनेडियम के बीच, वाटर व टेनेडियम के बीच होने वाले गैसियस एक्सचेंज को, या ऐसे लिख लें, वाटर व टेनेडियम के बीच गैसियस एक्सचेंज द्वारा, ये सही है, गैसियस एक्सचेंज द्वारा एक्वाटिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, एक्वाटिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है।
ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के साथ साथ यहां पर एक डायग्राम भी बनेगा। तो वो एक्वाटिक रेस्पिरेशन में जो डायग्राम बनने वाला है वो किस तरीके से, वो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो यहां पर हम लोग देखे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये तो टेनिडियम है, इसको हम लोग देख ही लिए थे। अब आपको पता है कि जो एक्वाटिक रेस्पिरेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो जो एक्वाटिक रेस्पिरेशन हो रहा है वो इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे, और जो एरियल रेस्पिरेशन हो रहा है वो इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो एक्वाटिक रेस्पिरेशन को समझ लेते हैं। तो यहां पर जो एक्वाटिक रेस्पिरेशन, अब आप देख रहे हैं यहां पर जो पाइला है, ये पाइला का हेड वाला रीजन है। ये अपर साइड में क्या है, ये हेड वाला रीजन है। और उसके ठीक पीछे साइड में अगर आप ये वाला रीजन देखें तो ये नूचल लोब या एक लोब के रूप में आपको दिखाई देता है। तो आपको पता है कि जो इसका हेड के बोथ साइड में, हेड के दोनों ओर जो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग नूचल लोब कहते हैं। क्या कहते हैं, नूचल लोब कहते हैं। ये थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा, और चेंज होकर के ये एक कैविटी के रूप में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर जो लेफ्ट वाला नूचल लोब है ये फोल्ड होकर के, और जो राइट वाला नूचल लोब है ये फोल्ड होकर के एक साइफोन कैविटी का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एक साइफोन का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको हम लोग, या जिसके अंदर पल्मोनरी शैक का निर्माण होता है। लाइक ये देखिए, तो यहां पर ये जो चैम्बर बना, ये वाला जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, दिस चैम्बर इज आल्सो कॉल्ड एज पल्मोनरी शैक या पल्मोनरी चैम्बर। इसी चैम्बर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी डेवलप होता है। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी यहां पर डेवलप होता है जो कि साइफोन का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, जो साइफोन होगा वो एक्चुअल में क्या करेगा, वो एरियल रेस्पिरेशन में शो करेगा या एरियल रेस्पिरेशन को करवाता है। तो यहां पर जो नूचल लोब है इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। देन इसके अंदर आप देख सकते हैं यहां से जो लेफ्ट नूचल लोब है, इस लेफ्ट नूचल लोब से यहां पर ये पल्मोनरी शैक के अंदर वाटर इंटर करेगा। और आपको पता है जब ये वाटर पल्मोनरी शैक के अंदर इंटर करता है तो यहां पर एक सेंसरी ऑर्गन भी पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्फ्रेडियम। तो ऑस्फ्रेडियम जो है वो सेंसरी ऑर्गन के रूप में लेफ्ट नूचल लोब की तरफ पाया जाता है, और यहां से वाटर क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है। तो वाटर विल एंट्री कहां से, लेफ्ट नूचल लोब से, किसके अंदर, पाइला के बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है। और आपको पता है इस पाइला के बॉडी के अंदर जब वाटर एंटर करता है तो यहां पर एक सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है जो कि ऑस्फ्रेडियम होता है। ये ऑस्फ्रेडियम एक्चुअल में करता क्या है, ये वाटर के टेस्ट को समझता है या वाटर के नेचर को समझता है कि ये वाटर कैसा है, केमिकल है या फ्रेश वाटर है या मैराइन वाटर है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मतलब इस वाटर के नेचर को, मतलब NaCl ज्यादा है वाटर में या कम है, उसके लेवल को ये क्या करता है, समझता है और मैच करता है। देन उसके बाद में जो वाटर होता है ये राइट नूचल लोब की तरफ मूव करता है लाइक दिस, इस तरीके से। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट की बजाय राइट नूचल लोब है, इस राइट नूचल लोब के पास में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेनिडियम। क्या बोलते हैं, टेनिडियम। ये टेनिडियम जो है ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो कि इस टेनिडियम के ऊपर आपको पता है बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, लैमली पाए जाते हैं। ठीक है, ये लैमली क्या करेंगे, ये लैमली जो वाटर इंटर किया है इसके बॉडी के अंदर, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और लैमली के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि जो पाइला के बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज कर देगा वाटर के अंदर। समझ में आया। और ये जो बीच में आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरीके से, ये कहलाता है एपिटेनिया। एपिटेनिया, इसका कोई मेन रोल नहीं है, बल्कि क्या करता है, ये वाटर को थोड़ा सा डिवाइड करके रखता है, या हम ये कह सकते हैं दो ऑर्गन्स को अलग अलग करके रखता है। तो ऑस्फ्रेडियम अलग सेंसरी ऑर्गन हो जाता है और यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो रहा है, वाटर इस तरीके से आया, लैमली के थ्रू क्या हुआ, चेंज कर दिया। अब यहां से वाटर क्या हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाटर होगा, डीऑक्सीजनेटेड वाटर होगा, हम ये कह सकते हैं, वो क्या कर दिया जाएगा, यहां से बॉडी के बाहर इसको निकाल दिया जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज किया गया है, इस ऑक्सीजन को यहां पर आरिकल के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ये आरिकल वेंट्रिकल्स में परिवर्तित हो जाता है। पूरा वेंट्रिकल क्या करता है, बॉडी के अंदर इस तरीके से पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर देता है। कौन से वाले ब्लड को सप्लाई करता है सर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है, यस। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोगों ने यहाँ पर मैकेनिज्म देखा, ये वेंट्रिकल है, ये ऑरिकल है, तो इस तरीके से जो मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा ये एक्वाटिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म देखा है। ठीक है,
अभी जो हम लोगों को मैकेनिज्म देखना है वो एरियल रेस्पिरेशन का भी देखना है, यानी कि एरियल रेस्पिरेशन किस तरीके से शो हो रहा है इसके अंदर। तो ये जो डायग्राम यहाँ पर सेकंड वाला बना हुआ है, ये एरियल रेस्पिरेशन को क्या कर रहा है बेटा, शो कर रहा है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो यहाँ पर पड़ेगी वो पड़ेगी मैकेनिज्म ऑफ एरियल रेस्पिरेशन